मेरे पापा मम्मी इस तरह बैठे थे, मतलब काइंड ऑफ उधर मेरे पापा, इधर मेरी मम्मी, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट में एक अंकल और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास में ये है हमारे रिएक्टेंट्स और ये हमारे प्रोडक्ट। आपको पता है इन दोनों रिएक्टेंट से ये बने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास में सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा जिंक मेटल का। देखो, एक जिंक मेटल, जब आपको पता है जिंक क्या होता है, सबके घरों में होता है ज्यादातर जिंक, तो मैंने मेरे हिसाब से सामने ही देखा होगा यार। अरे बच्चों, मैं आपसे ना एक बात पूछना चाह रहा था। मेरे ना मन में एक डाउट आया। सबसे पहले पहले तो आज एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते, क्योंकि पता है वो डाउट अगर निकल गया ना तो फिर आज का लेक्चर थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में अभी अभी आ गया। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी पूरी फैमिली ट्रिप के लिए बाहर गई। ठीक है। अब वो सब ट्रिप के लिए बाहर गए ना, तो उन्होंने कोई खाना वगैरह कहीं पे करवाया होगा, कुछ खाना या फिर भंडारा टाइप में। तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे ऑफिस में आना था। ठीक। तो वो उन लोगों ने बस करी। अब जब उन्होंने बस करी ना, तो मेरा भाई जब वापस आया वहां से पूरी ट्रिप से, तो उसने मुझे एक बात बताई। और वहां ना मुझे बिल्कुल एक एग्जाम्पल मिल गया जो आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पता है वो एग्जाम्पल क्या था, पर उस एग्जाम्पल पर आने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताना। ठीक है। सबसे पहले जो मेरी बात रहेगी वो ये रहेगी कि बच्चा, एक कॉमन सा क्वेश्चन है यार। पैसेंजर्स बैठते ना, जैसे मान लो एक बस है, एक पूरी पूरी ऐसे बस है। ठीक है। काइंड ऑफ ऐसे बस है, दो सीट्स राइट हैंड साइड पे रहती हैं, दो सीट्स लेफ्ट हैंड साइड पे। कुछ बसेस में तीन लेफ्ट हैंड साइड पे रहती हैं, दो राइट हैंड साइड्स पे। अभी मान लो दोनों तरफ दो दो बसेस हैं। ठीक है। मेरे पापा मम्मी इस तरह बैठे थे, मतलब काइंड ऑफ उधर मेरे पापा, इधर मेरी मम्मी, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट में एक अंकल और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। ठीक है। अब जैसे ही उनकी वाइफ को मेरी मम्मी के साथ में बैठना था, तो उनकी वाइफ उठ के आ गई इधर मेरे पापा को रिप्लेस करने के लिए। अब मेरे पापा कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उठ के कहाँ चले गए, उनके पापा की तरफ। मतलब अब क्या हुआ, दो अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन हो गया। अब आप कहोगे कैटेगरीज कैसे, तो मैं कहूंगा कैटेगरीज ऐसे, या तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों वाइफ बैठी हैं। ठीक है। या लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों दोनों फीमेल्स बैठे हुए हैं, और राइट हैंड साइड पे दोनों मेल्स बैठे हैं। पहले क्या था, कॉम्बिनेशन था, पहले मिक्स था, मिक्स एंड मैच था। अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो यहीं पे मेरा ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना जागा कि यार, ये चीज तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होती है, सेम चीज डिस्प्लेसमेंट में होती है, कि हम एक जगह से जो ज्यादा डोमिनेंट होता है वो कम डोमिनेंट वाले को रिप्लेस कर देता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब औरतों की बातों के बीच में आदमी कहां से आया, आदमी को तो साइड ही हटना पड़ेगा। तो वो ज्यादा डोमिनेंसी के लिए उनको हटा के इधर आ गए, और वो इधर से उठ के कहां आ गए, इस तरफ आ गए, यानी लेफ्ट साइड पे। ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेसिक एग्जाम्पल, जो मेरे को ऐसे माइंड में आया कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है। अब आप बताओ कि ये सच में हो सकता है ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक प्रॉपर और बेटर एग्जाम्पल हो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप भी मुझे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ ऐसा सर, यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी केमिकल की फॉर्म में नहीं, रियल लाइफ एप्लीकेशन में बताना। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, ऑन द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है अभी हम रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मतलब अभी हम बेसिक रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये जानने से पहले चलो आओ एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू करते टाइम पे ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, दोनों में एक कॉमन चीज है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो इसके बाद वाली आएगी, दोनों में बस होता यही है, एक को उठाया इधर रख दिया, दूसरे को उठाया इधर रख दिया, और दोनों की इक्वेशन या दोनों की दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती है। ये रहता है इन दोनों रिएक्शन में, बेसिक सा ओवरव्यू है। ठीक है। तो विद दैट नोट, hello students, welcome to Arise the Talent. This is your chemistry teacher for today, विशाल सिंह चौहान। आ जाओ मेरे साथ, आज के लेक्चर की करते हैं हम धमाकेदार शुरुआत। चलो, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप कहोगे सर व्हाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से समझो, डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, जाना। डिस्प्लेस को ही हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट। मतलब मैंने अभी क्या बोला, एक जगह से किसी को उठाया दूसरी जगह रख दिया, दूसरी जगह से उसको उठाया पहली जगह रख दिया, मतलब रिप्लेस हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जगह से किसी को उठाया दूसरी जगह कर दिया और वो जो वहां पे था वो वहां पे बैठा हुआ है, नहीं। मतलब ये वैसा ही है जैसे बस में सीट्स पे जब मेरी मम्मी और मेरे पापा बैठे थे और एक अंकल और एक आंटी बैठे थे, तो मेरे पापा उठ के उधर गए, तो ऐसा नहीं उनकी मम्मी उनकी वाइफ वहीं पे बैठी हुई थी, नहीं। ऐसे फिर जगह कहाँ रहती, तो वो उठ के इधर आए, मतलब वो रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे की पोजीशंस को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम दूसरा नाम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी दे सकते हैं। ओके, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट
in which the element or a group of element is displaced from a compound by another element। मतलब ऑब्वियस सी बात है, या तो एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। अब ये आगे रिएक्शन में देखेंगे। मतलब सीधी सी बात है, या तो एक को रिप्लेस कर दिया है, बहुत सारों को भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन वो एक ही एलिमेंट के ग्रुप होने चाहिए। ओके, फिर ऐसे एलिमेंट याद रखना हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटाएगा। अब आप कहोगे सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ज्यादा वाला कम वाले को हटाएगा, ये क्यों कहा आपने? ऐसा भी तो हो सकता है कम वाला ज्यादा वाले को हटा दे। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन में। ओके, घर में भी देख सकते हो ये चीज। आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टर्म्स में, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि यार अगर एक ग्लास या एक कप चाय रखी है, सबसे बेस्ट चाय, अरे चाय चाय रह गई, हाँ चाय पी के आएंगे अभी। एक कप चाय रखी है, अब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है चाय का टेम्परेचर ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। ओके, अभी मैं कहूंगा कि चाय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो हीट जो इसके अंदर है वो बाहर निकलेगी जहां पे कम टेम्परेचर। मतलब डोमिनेंस में कौन रहा? विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डोमिनेंस हमेशा किसी न किसी फिक्स रेस्पेक्ट के होगा। अभी यहाँ पे डोमिनेंस किसका हो रहा है? टेम्परेचर का। ग्लास का टेम्परेचर या फिर जो कप है चाय का उसका टेम्परेचर ज्यादा है और हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है। मान लो मैं एक चाय लाता हूँ, उसका टेम्परेचर कुछ 80-90 डिग्री हो रहा होगा, मान लो, ऐसे अज्यूम कर लो। मैं लाया, वैसे बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, मान लो 30-40, मान लो 40 है, 40 डिग्री तक की एक चाय लेके आया, उसको मैंने रख दिया 40, 50, 60 जो आप मानो, उसको मैंने रखा। अब रूम टेम्परेचर मैंने एसी की हेल्प से 18 डिग्री सेल्सियस कर रखा है। तो डोमिनेंस में कौन है? मेरी चाय है, ठीक है। अभी यहाँ पे चाय का कप तो है नहीं, नहीं तो दिखा देते, ठीक है। डोमिनेंस में कौन है? मेरी चाय। तो इससे हीट रिलीज होगी किसमें? हमारे पूरे सराउंडिंग्स में। किसमें रिलीज होगी? हमारे सराउंडिंग्स में। और हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होगा? हीट लॉसेस होंगे, और हीट लॉसेस की वजह से हमारी जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो रिएक्शन होता है, ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, अब यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, पता है कैसे? ये हीट दे रहा है तो एक कूलर टेम्परेचर भी तो ले रहा है, ये हीट रिलीज तो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। पर बाहर से क्या ले रहा है? ये ठंडक ले रहा है, बाहर के टेम्परेचर को भी तो अपने अंदर करके बैलेंसिंग की कंडीशन ला रहा है। तो ये हुआ रिप्लेसमेंट। बात समझ में? डेली लाइफ एप्लीकेशन है, सबको पता होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि इसको लिखा कैसे जा सकता है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। तो देखो, मान लो अभी हमारे पास में एक कंपाउंड है ए और बी, ये दो कंपाउंड हमारे पास में, मतलब एक एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बना हुआ है, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक सिंगल एलिमेंट है, और यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना है। बट अगर आप ध्यान दोगे, ए बी, ए ब्लू वाला है, बी हमारा पिंक वाला है, सी हमारा येलो है, अगेन वही चल रहा है। अब देखो ग्रेटर डोमिनेंस में कौन है? अब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ए बी साथ में बॉन्डिंग थे, मतलब एक हाई रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव। ओके, ये भी एक हाई रिएक्टिव है, ठीक है। हाई रिएक्टिव मतलब इसका रिएक्शन देखो, अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज समझाऊंगा तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में किस तरह से हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव डिफाइन होते हैं। ओके, अब ये हाई रिएक्टिव इस लेस रिएक्टिव के साथ में क्या करेगा? रिप्लेसमेंट करेगा। सी बी के साथ चला जाएगा और ए करते हुए बाहर, ए सीधे टाटा बाय बाय करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ए सीधे बाहर आ गया, ए अकेला रह गया, और बी सी कॉम्बिनेशन में ये दोनों एलिमेंट अब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर चुके हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉमन एक फिनोमेना या कॉमन फॉर्म ऑफ जनरल कंपाउंड रिएक्शंस को बोल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, ये विद इन सिंगल एलिमेंट ही होता है, मोस्टली कंडीशंस में ये सिंगल एलिमेंट ही होता है, ठीक है। सेम टाइप के एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंटल कंपाउंड जो होता है उसमें देखा जा सकता है, बट ये ऐसा नहीं कि दोनों में डबल है, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है यहाँ दो है। डबल में क्या होगा? यहाँ दो, यहाँ भी दो, यहाँ दो, यहाँ भी दो, समझे? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। चलो डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो अब तक आपको समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जब आगे आएगा तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, जहां पे हमारे पास में सबसे पहला एग्जांपल आएगा जिंक मेटल का। देखो एक जिंक मेटल, जब आपको पता है जिंक क्या होता है, सबके घरों में होता है ज्यादातर जिंक, तो मैंने मेरे हिसाब से सामने ही देखा होगा यार। जिंक हम शीटिंग्स में यूज करते हैं, शीट्स में यूज होता है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसमें शीट्स वगैरह में यूज किया जाता है। जिंक की कोटिंग की जाती है, काफी सारी जगह पे देखा होगा तुमने, टिन कैंस देखे होंगे ना, कैन के ऊपर जिंक कोटिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये जिंक की हमने एक स्ट्रिप ले ली। ओके, अब हमने क्या किया? उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया। ये हमारे पास में कौन सा है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, एक्विस फॉर्म में दोनों। अभी देखो जिंक किसमें? सॉलिड फॉर्म में, स्ट्रिप है, और ये एक्विस है, एक्विस फॉर्म में, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। देन जिंक सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। तब आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा कॉपर
जो देखो अभी क्या हुआ, अब आपको ये जो जिंक की स्ट्रिप थी ये क्या बन चुकी है, नीचे की डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये क्या बन चुका है, कॉपर। वो भी किस फॉर्म में, एक्वस में नहीं, ये बना है सॉलिड फॉर्म में। मतलब जिंक को जब हमने कॉपर सल्फेट में काफी देर तक डिप करके रखा, तो काफी देर तक डिप करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। जो जिंक कॉन्टैक्ट में था एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ में, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि ब्लू कलर जो है एक्वस सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे लाइटन भी होता जा रहा है। देखो यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कलर कंपैरेटिवली ज्यादा डार्क है, किसका, कॉपर सल्फेट का। लेकिन जैसे जैसे इसने रिएक्शन करना स्टार्ट किया जिंक मेटल की स्ट्रिप के साथ में, वैसे वैसे वो कॉपर भी फॉर्म हुआ, प्लस इसका जो ब्लू कलर है काफी ज्यादा डल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, जिंक के 2+ आयंस मिले, वो मैं बाद में समझाऊंगा किस तरह से आयंस डिफाइंड होते हैं। बाकी ऐसे समझ लो जिंक आयंस लेने की कंडीशन में आ गया, मतलब जिंक फ्री स्टेट में था, प्लस आपको कॉपर इन सॉलिड स्टेट मिला। और जिंक किस में मिलेगा, एक्व स्टेट में, क्योंकि वो किससे मिल चुका है, हमारे वाटर के साथ में या हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर चुका है। ओके, अब इसकी एक बेसिक इक्वेशन ये आपके सामने दे रखी है, जिंक सॉलिड में कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ में मिला, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सल्फेट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक का क्या रोल रहा, जिंक ने किस तरह से रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के साथ में, किस तरह से जिंक इस लिक्विड के, या जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके जिंक ने 2+ आयन क्रिएट करे, कॉपर इसकी स्ट्रिप पे आ गया। अब एक और चीज देखो, कॉपर उसकी स्ट्रिप पे आया तो आप कॉपर को सेपरेट कर सकते हो, उसको रिलीज करके, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट हो या कोई सा भी केमिकल रिएक्शन, कोई सा भी बेसिक से बेसिक, मतलब अच्छे से अच्छा, हर चीज को सेपरेट कर पाना पॉसिबल है, लेकिन अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अभी देखो कुछ मेथड्स तो ऐसे भी होते हैं कि पता है जिनसे हम किसी मेटल को गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, होते हैं ऐसे मेथड्स होते हैं, बट वो मेथड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें टाइम भी लगता है। और जो कन्वर्जन होता है वो ऐसा होता है, इतना सारा मटेरियल लो तो इतना सा कुछ बनेगा, तो वो इतना मटेरियल इतना कॉस्टली होगा ना कि वो इसकी प्राइस कभी भी वैलिड नहीं कर पाता। नहीं तो ऐसा होता ना, हम सारे केमिकल्स मिला मिला के गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ये सब बनाए जा सकते हैं, बट बनाने के लिए भी एक कॉस्ट एफिशिएंट चीजें होनी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में रहे तो ज्यादा बेटर रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने जो आएगा वो आएगा हमारा किसका, कॉपर स्ट्रिप को। अब सेम हमें किसको लेना है, कॉपर स्ट्रिप को, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप काफी, देखो अभी हमने किसको लिया था, जिंक की स्ट्रिप। अब जिंक स्ट्रिप ले ली, अब जो अंदर बची थी ना कॉपर स्ट्रिप, उसको उठा के हमने क्या किया, इधर डाल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे ध्यान देना। कॉपर स्ट्रिप को हमने एक सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, किस में डाला, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के सॉल्यूशन में, देन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल आर फॉर्म्ड। मतलब अब यहाँ पे क्या आया, कॉपर नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट किस में आ गया, डोमिनेंस में आ गया, उसने कॉपर के साथ में रिएक्शन कर लिया, कॉपर नाइट्रेट बना लिया, और किसको लात मार के फेंक दिया, सिल्वर को, ठीक है। मतलब सिल्वर मेटल आया है, सिल्वर मेटल, सिल्वर मिल गया भैया, चांदी चांदी, अब तो चांदी चांदी भर भर के चांदी मिलेगी, बात समझ में आई चलो देखते हैं। देखो क्या किया, एक स्ट्रिप ली, एक हमने यहाँ पे एक वुडन की वो होती है ना, आइसक्रीम स्टिक बोलते हैं ना, आइसक्रीम स्टिक या कोई भी ऐसी स्टिक ले ली, उस पर कॉपर स्ट्रिप ऐसे ऐसे करके बांध दी, ठीक है, बांध दी। अब इसको सिल्वर नाइट्रेट में डिप करके रख दिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। के बाद में आप क्या देखोगे कि अब इसके ऊपर सिल्वर सिल्वर अलग आ गया, और कॉपर नाइट्रेट, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, पूरा का पूरा नाइट्रेट अब किसके ऊपर चला गया है, ये देखो सिल्वर था, ये सिल्वर कहाँ पे चला गया, डोमिनेंस में बाहर आ गया, सिल्वर इस कोटिंग पे आ चुका है, सिल्वर इस कोटिंग पे आ चुका है, और जो हमारा कॉपर है वो आ गया हमारे नाइट्रेट के अंदर। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये वाला, तो ये बन जाएगा हमारा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। और आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको एक और चीज पता चलेगी, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 का सॉल्यूशन, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है कलर का। अगर आप AgNO3 के कलर को देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा वो काइंड ऑफ डल है, मतलब डल बोलूं या फिर काइंड ऑफ काफी वीक कलर है, या फिर ट्रांसपेरेंट ही मान लो, हल्का फुल्का तो रहेगा, बट ऐसे कोई कलर का नाम बता पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब काफी लाइट है, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं किसकी, कॉपर नाइट्रेट की, कॉपर नाइट्रेट लिटिल बिट डार्क है, मतलब ब्लूइश इन कलर है, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सिल्वर तो आराम से दिखाई दे जाता है, सिल्वर में कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। इसकी इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इक्वेशन कैसे रहेगी, कॉपर किस में लिया गया, सॉलिड स्टेट में लिया गया, सिल्वर नाइट्रेट लिया गया लिक्विड स्टेट में, एक्व स्टेट में तो सिल्वर नाइट्रेट लिया गया, एक्व स्टेट में कॉपर नाइट्रेट बनता है, प्लस हमारा सिल्वर मेटल निकल रहा है। इसको बैलेंस करके देख लेते हैं एक बार, देखो बैलेंसिंग की कंडीशन, ताकि आपको बैलेंसिंग भी साथ के साथ में सीखने को मिल जाए। AgNO3, यहाँ पे आ गया कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस
प्लस में AG। मैंने अभी बैलेंसिंग वाला नहीं लिखा है, तो आप चाहो तो बैलेंसिंग वाले को भी थोड़ी देर के लिए भूलो। देखो, बैलेंसिंग हर इक्वेशन के साथ करो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि माइंड में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा ना उतना ज़्यादा बेटर है। अभी एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सब बोलते हैं, करते बहुत कम है। ठीक है, सच बता रहा हूँ, सब बोलते हैं, करते बहुत कम है। जो करेगा ना उसके लिए फायदा है। अभी मम्मी ने कह दिया कि बेटा पढ़ ले, आज पढ़ा नहीं है, तो मम्मी के सामने किताब खोल के बैठे हैं, पास में मोबाइल में, कहा मम्मी वो PDF देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो चल नहीं रही है, पीछे बैकग्राउंड में गेम चल रहा है, कोई दूसरा गाना चल रहा है, हेडफोन लगा लेते हैं, गाने सुनते रहते हैं। और होमवर्क के टाइम पे मतलब ये काफ़ी मैंने देखा, कम मेरे भाई में बहुत है। मतलब मैं अपने घर की बात करूँ, मैंने अभी आदत उसकी छुड़वा दी। पता है क्या कर दिया मैंने? रेस्ट्रिक्शन लगवा दिया सारे के सारे मेरे फ़ोन से। आपको पता है गूगल से कनेक्टिविटी हो जाती है, पेरेंट अकाउंट बन जाता है, तो मैंने उसका चिल्ड्रन अकाउंट में बना के मेरे यहाँ से फ़ोन से पूरा कनेक्ट करता हूँ, तो उसका यूट्यूब वगैरह सब कुछ ब्लॉक्ड है, सिर्फ मेरी परमिशन से। और जब वो चला रहा हो तो मुझे पता चल जाता है क्या चला रहा है, तो फिर उसको भी डर है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब बच्चे करते हैं, फिर ध्यान नहीं देते, फिर नहीं हो पाता। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपको, पेज में यार पता है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। चलो बहुत दिन हो गए आपसे, वैसे मैं तो रोज़ ही बातें करता हूँ, बट आज भी इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ। सब कहते हैं कि NCERT बहुत अच्छी बुक है, लेकिन NCERT को पढ़ने का तरीका जिसको आता है ना उसके लिए अच्छी नहीं, तो NCERT अभिशाप लगता है, ये बोला जाता है। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियस, ओके। सब कहते हैं कि NCERT एक बहुत ही काइंड ऑफ वीक बुक है, इससे बढ़िया हम कोई गाइड ले आते हैं, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उसमें टॉपिक ज़्यादा हैं, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। आपको पता है कई सारे जो जेई मेन के या नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री के लिए रेफरेंस कम से कम उठाते हैं, कम से कम मतलब सिर्फ क्वेश्चन वाइज में उठाते हैं। बाकी जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारा ओवरव्यू होता है, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस लेनी पड़ जाती है कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे अभी आपको पता है HC वर्मा इज अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड बुक। ठीक है, मैं तो HC वर्मा को काफ़ी अच्छा बुक मानता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए हमें गाइड्स के थ्रू में नहीं जाना पड़ता। हम NCERT को अगर ढंग से पढ़ें, कभी किसी टॉपर की केमिस्ट्री की बुक उठा लेना NCERT, वो पता है उसकी एक एक लाइन को, मतलब एक एक लाइन को अच्छे से 10-10 बार पढ़ेगा और उसमें से 100 क्वेश्चन बना ले, मतलब सॉरी 100 तो ज्यादा हो गया, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम बना लेगा। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इससे वो प्रॉपर्टी बनती है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है, ये बनता है, मतलब हर वर्ड के साथ में। अभी मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ तो पता है 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ भी बन जाएंगे। तो कॉपर स्ट्रिप, पहली बात तो ये आ जाए, कॉपर स्ट्रिप का कलर क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। फिर बोला किसमें डाला, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में होता है, एक्वस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। पूछने वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछे आपको भी नहीं पता ना। आपको, मुझे, मैं, आप, कोई नहीं जानता कि पूछने वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेयर द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। ठीक है, हमें कोई आइडिया नहीं, कोई रेलेवेंसी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, फिर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या होता है। फिर आ जाएगा ये कॉपर नाइट्रेट है, इसका कलर क्या हुआ। फिर आपके पास में एक और चीज आ जाएगी कि ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसे, किस फॉर्म में आएगा, एक्वस में आएगा, लिक्विडाइज फॉर्म में आएगा, सॉलिड में आएगा, किस में आएगा। आपके पास ये आ सकता है कि ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करो, आपको ये नहीं देगा, या आपको बोल देगा कि इसकी जो मोर इन्फॉर्मेटिव वे वाली इक्वेशन है वो इसमें से सॉलिड एक्वस हटा देगा। वो कहेगा ले लगा, किस में सॉलिड आएगा, किस में एक्वस, किस में लिक्विड, और कंफ्यूजन के लिए वो लिक्विड को हाईलाइट करके देगा। जो एग्जामिनर होगा वो यही करेगा, वो लिक्विड को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। तो बच्चे ने पहले लिक्विड पढ़ा, अरे हाँ यार कॉपर नाइट्रेट तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तो लिक्विड में होता है, लिक्विड डाल दो। और ये होता है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो सबसे बड़ा, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग बनाओ। अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग बनाया ना तो हर पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, आज जैसे आपको पता होगा हमारे चैनल पे काफी सारे शॉर्ट्स आते हैं, काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे सारे टीचर्स देते हैं। ठीक है, लता मैम हुए, तरुणा मैम हुए, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत देते हैं। ठीक है, अब जितने भी टीचर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग भी आसपास की चीजों में ही तो देख रहे हैं। अभी आपको बताओ, मैंने रिसेंट एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट मैस्टिक बर्निंग, कि माचिस जलती कैसी है। तो माचिस मेरे हाथ में रोज रहती है, रोज मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मत समझना, यहाँ मंदिर है, हमारे पास में मंदिर है, तो मंदिर के सामने रोज रखी मिलती है। तो उससे ही मुझे कॉन्सेप्ट आ गया। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं उसको कैसे देख रहा हूँ। हो सकता है मेरी टीम का कोई मेंबर सिर्फ उसको अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाने के लिए मानता हो सकता है मेरी टीम में कोई मेंबर ऐसा हो जो सोचता हो यार माचिस से हम क्या बोलते, वो ऐसे एक पता नहीं भीम बताइए होकर कैसे जला देते हैं, वो भी हो सकता है। सबकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन को इस टाइप में बनाओ ना कि ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी अच्छी रहे कि आप हर चीज से कुछ ना कुछ बना सको। जब आपकी इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी ना, आप सब कर लोगे। और जब आपकी ऑब्जर्वेशन वीक होगी ना, फिर काइंड ऑफ मामला डगमगाएगा, ये ध्यान रखना। तो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा स्ट्रांग रखना। अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आपका काम सही रहेगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया।
चलो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप पॉलीएटॉमिक आयंस उठाओ। मेरी ट्रिक याद है, सबको याद होगी। पॉलीएटॉमिक आयंस में आपको दिख जाता है यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दिया, Ag हो गया 2, Ag हो गया 2, तो Ag यहाँ हो गया। अब आपको कॉपर दिख रहा है, कॉपर 1, बैलेंस, खत्म। पॉलीएटॉमिक आयन उठाते ही इक्वेशन इतनी जल्दी बैलेंस होती है। मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ 3 सेकंड लगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने में, आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप एक बार ट्रिक को फॉलो अच्छे से देख के कर लेते हो तो। बात समझ में आ गई? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो लेट मी नो। ओके चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ये सब चीजें तो आपने समझ ली, कैसे इक्वेशन होती है, क्या होती है। अब मैं एक डेली लाइफ एप्लीकेशन, क्या मैंने इनको भी रखे हुए देखे थे और मुझे देखते ही आइडिया आया कि ना इनसे डिस्प्लेसमेंट समझाऊं। तो चलो आओ मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो चीजों को प्रैक्टिकली समझने से ना भूलते नहीं है। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे। आ जाओ। अभी देखो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने वाला हूँ अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास में ये है हमारे रिएक्टेंट्स और ये हमारे प्रोडक्ट। आपको पता है इन दोनों रिएक्टेंट से ये बने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 एलिमेंटल्स हमने लिए हुए थे, ए बी, और ये वाला कौन सा है, सी। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ है, ए है बट बी इसके साथ में नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक्चुअली में क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो उस लोअर रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के बाद में उसको अलग कर देता है। अलग कर देता है मतलब रिप्लेस कर देता है। वो उसको खत्म नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह से चेंज हो रहा है। तभी अब ये क्या बन चुका है, एक पूरा का पूरा अलग कंपाउंड बन चुका है, जैसा आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं यहाँ पर। और वही सेम अलग हमारा ये प्रोडक्ट है। तो ये दोनों क्या है, ये तीनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से ये कंपाउंड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, एक एलिमेंटल स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पे अब हमारे पास में रिएक्टेंट और में भी एक कंपाउंड स्ट्रक्चर जो एलिमेंट फॉर्म में ही है, और एक प्रोडक्ट हमारे सामने आ चुका है। समझ में आया क्या है? बेसिक तो समझ ही होगा कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करती है। वहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। सो आई होप सबको आज की क्लास में मजा आया हो। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी।